आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 5 फरवरी तक सभी स्कूल नहीं खोले गए तो 7 फरवरी से वो सभी स्कूल खोल देंगे। बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल खोलने को लेकर सरकार और एसोसिएशन आमने सामने है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच एसोसिएशन की मांग कितनी जायज है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल खोलने की मांग को लेकर एक बार फिर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। स्कूल एसोसिएशन और सरकार आमने सामने है। एक तरफ सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश में 5 फरवरी से सभी स्कूल खोले जाएं। एसोसिएशन ने एक अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह 7 फरवरी से सभी स्कूल खोल देंगे। तो हमने सरकार से एक आग्रह किया था कि सरकार 1 तारीख से या तो इन स्कूलों को खोलने का काम करे, नहीं तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, खाप पंचायतें और जन संगठन मिलकर, अभिभावक मिलकर जागरूक अभिभावक मिलकर इन स्कूलों को खोलने का काम करेंगे, क्योंकि उनके बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन के अल्टीमेटम को सरकार हल्के में लेने के मूड में नहीं है। शिक्षा मंत्री ने जबरदस्ती स्कूल खोल देने वाले बयान पर करारा पलटवार करते हुए कहा, किसी की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। जब सरकार कहेगी स्कूल तभी खुलेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसे जैसे स्थिति ठीक रहेगी तो हम स्कूल खोलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई कहने लगा कि सरकार नहीं खोलेगी तो हम खोल देंगे, तो ऐसे किसी की मर्जी नहीं चल सकती है कि स्कूल चाहेंगे तो वो तो फिर तो ऑप्शनल हो जाएगा ना जी। स्कूल में आना तो मन मर्जी है सका, लेकिन कानून को मानना और नहीं मानना तो ऑप्शन नहीं दिया जा सकता ना कि भाई आपका जी करा तो कानून मान लियो, और जी नहीं करता तो कानून नहीं मान लियो। जिन लोगों को एक गलतफहमी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा कि उनको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है, जब सरकार कहेगी तभी स्कूल। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने हालातों को देखते हुए यह फैसला लिया है। हालात सामान्य होने पर सरकार फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। 10वीं और 12वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खोले जा रहे हैं। वहीं कॉलेज, इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय खोलने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, 1 फरवरी से हम 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं, और वो ऐच्छिक है। जो बच्चे आना चाहते हैं, अभिभावक बैठना चाहते हैं, उनको बच्चों को भेज सकते हैं। आज हमने कॉलेज का भी निर्णय कर लिया, कॉलेज को भी खोलने जा रहे हैं। एक तरफ जहां एसोसिएशन जबरन स्कूल खोलने की बात पर अड़ा है, वहीं शिक्षा मंत्री किसी की भी मनमानी नहीं चलने देने का साफ संकेत दे चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, निजी स्कूलों का इस तरह सरकार पर दबाव बनाना कितना जायज है। यमुनानगर से हरियाणा न्यूज के लिए सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट। तो पढ़ाई पर आर पार, स्कूल वर्सेस सरकार, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ऐसी आज दिन भर क्या खबरें रही, उन्हीं सरगर्मियों पर हम बात करेंगे इस पूरे 1 घंटे के डिबेट के दरमियान, जिसके लिए बहुत जरूरी है पैनल से मिलवाना। बहुत शानदार पैनल इस वक्त हमारे साथ है और बड़ा पैनल है। ओपी सहरावत है, शिक्षाविद। ओपी साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। नरेश सैनी, निजी स्कूल संघ के सदस्य हमारे साथ जुड़े। नरेश जी, एक बार फिर मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। राजदीप यादव है, अभिभावक है आप। राजदीप जी, आपका स्वागत है। एक बार फिर प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है। खालिद चहल का, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद जी, एक बार फिर स्वागत है। विवेक चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी, भी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी के पास आ जाएंगे। चूंकि स्कूलों का मामला है, शिक्षाविद से शुरुआत कर देते हैं। ओपी सहरावत जी, स्कूल खोलने को लेकर एसोसिएशन ने जो चेतावनी एक तरीके से दी है, आप धमकी कह दीजिए कि आप नहीं खोलेंगे तो हम खोल लेंगे, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं ये देखता हूँ कि ये जब से कोविड की बीमारी शुरू हुई है तो सारे अभिभावक और सभी मतलब जो हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उन सब का दिमाग में एक बात थी कि भाई पहले किसी तरह से जीवन है,
और उसका बचाव है, फिर शिक्षा है। तो अब करीब 2 साल के करीब ये हो लिए है सारा। तो WHO ने भी अपने पैमाने बदल दिए हैं और ये कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और पहले इस पर मतलब जो हम ये यूज करते थे, अपने मुंह को छुपाते थे, कूल करते थे, तो वो जो सारी चीजें हैं उसके लिए जो हाई लेवल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो वो अपने पैमाने बदल रहे हैं। तो इतने दिन होने के बाद 2 साल तकरीबन हो गए हैं, तो बच्चों के जो पढ़ाई है वो उनका बहुत भारी मतलब नुकसान हुआ है। और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो अभिभावक हैं, खाप पंचायत हैं, दूसरे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते घर में, देख लिया वो निल हो गए, उनके जो साइकोलॉजिकल सिस्टम भी खत्म हो गया, मुंह ढकने से जो इंप्रेशन वो सीखते थे वो भी समाप्त हो गया है। तो ये सारी चीजों के बैड इफेक्ट्स देखते हुए बहुत बुरी तरह से अभिभावक घबराए हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, पता नहीं हमारी प्रार्थना ना सुनी जाएगी, तो प्रजातांत्रिक ढंग से हम स्कूल ओपन खोलने का एक प्रयास करते हैं जिसमें बच्चों की भलाई हो सके। वो ये सोच करके दिमाग में शायद इसी बात को लेकर के सभी चिंतित हैं, क्या स्कूल खोले जाएं या नहीं। दूसरी तरफ से विचार ये आ रहे हैं कि भाई स्कूल तो बाद में ही चलेंगे, पर बच्चे इससे इफेक्टेड हो गए अगर कोविड से तो क्या होगा। तो और 15 दिन, जब हम इतने लेट हो गए हैं तो 15 दिन में कुछ जाएगा नहीं। लेकिन अभिभावक कह रहे हैं कि जो बच्चे जिनको हम मना करते थे कि ये मोबाइल पर आप नहीं रहेंगे, वो मोबाइल का अच्छा इफेक्ट तो गया, उसको लेकर के वो क्या क्या चीजें देख रहे हैं, क्या क्या चीज परोस रहे हैं उनके सामने, ये तो वो सारी चीज का बैड इफेक्ट्स है। इसलिए अभिभावक भी परेशान है, इसलिए बच्चे भी परेशान है, इसलिए आम नागरिक है वो परेशान है। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ये सोचता है कि वे बच्चे जो है वो उसमें नहीं हो जाए, तो ये जल्दी ना करें और ये ना खोले जाए। चलिए मैं दोबारा आ जाऊंगी। प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे थे। मेरे कानों ने ये ठीक सुना क्या? मैं ये सुन पाया कि आपने जिनका परिचय शिक्षाविद के रूप में करवाया, ओपी सहरावत जी, उन्होंने ऐसा कहा कि WHO ने मुंह ढकने से मना कर दिया है, या मुंह ढकने से जो बीमारी रुकती थी, इन्फेक्शन रुकता था, ऐसा उनके शब्दों में को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। वो जो मुंह ढकने से इन्फेक्शन जो रुकता था वो अब रुकना बंद हो गया है, ऐसा मेरे कानों ने ठीक सुना या मैं कुछ गलत इंटरप्रेट कर गया? नहीं, ऐसी बात नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मुंह ढकने से या वो WHO, मैं ये कह रहा हूं कि उनके पैमाने जो हाई लेवल के जो डॉक्टर्स हैं वो दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। और हम सब ने ये चाहा 2 साल से कि हम मुंह ढक करके, मतलब कितने हाई लेवल के, और आज भी चाहते हैं समय समय पर जो क्या कहना चाहते हैं कि अब हम मास्क हटा सकते हैं, ऐसे दौर में बच के इसलिए स्कूल खोल देना चाहिए, वो ये पूछ रहे हैं। बताइए जल्दी आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे WHO ने पहले ये कहा कि भाई मतलब ये इतने दिन मतलब बहुत परेशानी है, तो ये बचाव के लिए ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद विभिन्न जो लेवल के डॉक्टर्स हैं वो इंडिया लेवल के भी दूसरे, वो अपने विचार करते रहे, कोई एक विचार पर पहुंचे नहीं। मेरी बात सुनिए आप। WHO ने अभी भी कहा है कि अगर कोरोना का जो पीक है वो धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएंगे। अब तो न्यूकोव आ गया और कोरोना इतनी आसानी से अभी जाने वाला नहीं है। मास्क नहीं त्यागने को लेकर सजेशन दिए हैं। आज WHO ने क्या कहा उस पर बात नहीं हो रही है, आप स्कूलों को लेकर जो कह रहे हैं उस पर आ जाते हैं। आप प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा ओपी सहरावत जी। जी प्रोफेसर साहब बोलिए। मैं ये एक उदाहरण प्रस्तुत हो गया, डिबेट के शुरू में ही हो गया कि किस प्रकार से भ्रम से ग्रसित है। और ये तो अभी माननीय शिक्षाविद हैं, जो शिक्षाविद नहीं है, जो आम जन है मेरे जैसे और लोगों जैसे, उनके साथ किस प्रकार का यहाँ पर भ्रम फैलाकर किस प्रकार की बातें करने की बात हो रही है। ये एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण आपके डिबेट के शुरू में हो गया। देखिए, छोटे बच्चे, विशेष रूप से 18 साल से कम बच्चे जो हैं, उनको बहुत बड़ी मात्रा में अभी नहीं हुआ टीकाकरण। 15 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं, इसी महीने शुरू हुआ।
उनके लिए, और उनकी भी एक बहुत बड़ी मात्रा में उनको भी अभी टीकाकरण नहीं हुआ। इसके बाद भी एक तीसरी लहर के बीचों बीच भी सरकार ने एक्सपेरिमेंटल तौर पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करते हुए उसका संचालन ठीक से हो, उसको देखते हुए अपनी तरफ से एक पहल की है कि 10वीं 11वीं और 12वीं यानी 15 साल से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं वाले, वो 1 फरवरी से आ सकते हैं। उनको उनके लिए खोला जाए। हाँ, वहां पर 25% की एक कंडीशन लगाई है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वहां पर हो पालन, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो, ये जरूर है। लेकिन किस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, देखिए मैं भी एक अभिभावक हूं, मैं अपने बच्चे को इस समय स्कूल में नहीं भेज सकता, हिम्मत ही नहीं कर सकता इस समय भेजने की। वो अभिभावक कौन होंगे जो इस भयंकर महामारी में अपने बच्चों को इस प्रकार की एक रिस्की जगह पर भेजना चाहेंगे? मैं इस पर सोच रहा हूं, लेकिन फिर साथ साथ ध्यान आता है कि किस प्रकार का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। हर काम फौजदारी से होगा, इस प्रकार की धमकियां और दबकियां चलेंगी, लोकतंत्र का, प्रशासन का, और मैं तो कहूंगा कॉमन सेंस का भी क्या कोई स्थान नहीं रह गया है। किस प्रकार की बातें हो रही है यहाँ पर? इस पर कब संज्ञान लेंगे ये लोग एक से बाद एक अलग अलग भेष में बदल आकर किस प्रकार से चाहते हैं कि हरियाणा को रैंसम पर ले लिया जाए। ये सब एक ही प्रजाति के लोग हैं, और हरियाणा के अधिकांश लोग इनके साथ नहीं है। ये केवल लठ के दम पर कुछ अगर करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हरियाणा रूल ऑफ लॉ से चलेगा और हरियाणा जो है लोकतंत्र चलेगा। वहां पर कभी भीड़ तंत्र की बात करना, कभी लठ तंत्र की बात करना, और ये कांग्रेस के उकसाए हुए लोग हैं। आपके पैनल पर कांग्रेस वाले भी हैं। ये लोग किस प्रकार का रुख देखते हैं, मेरे लिए दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी सहमत होते हैं क्या कि मास्क उतारकर फेंक दिया जाए। WHO ने ऐसी कोई गाइडलाइन दी है, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता भी इसकी पुष्टि करेंगे क्या? खालिद चारका जी हैं क्या? अभी आप उठ के चले गए, आप चलती डिबेट में बताइए। हम फ्रेम बना के बैठे हुए, फ्रेम में आप दिख ही नहीं रहे थे। चलिए बोलिए। हाँ, तो अभी रावल साहब को सुन रहा था, और उससे पहले हम एक अभिभावक को भी सुन रहे थे कि रावल साहब आप जो कह रहे थे अभिभावक के पास तो अभी गई नहीं हूँ मैं। हाँ, शिक्षाविद को सुन रहे थे आप। उनके पहले कौन बोल रहा था? शिक्षाविद। हाँ सॉरी, तो हम दो लोगों को भी सुन रहे थे, तो उन्होंने सीधा रावल साहब ने इल्जाम लगाया कि भ्रम फैलाया जा रहा है। तो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ अनामिका जी, ये भ्रम नहीं है। सरकार कभी एक कदम आगे जाती है, कभी एक कदम पीछे जाती है। सरकार के जो अध्यापक हैं जिनको बहुत पहले ही वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए था, उनको भी अभी 75 से 80% का वैक्सीनेशन हुआ। चले हमने ये मान लेते कि बच्चे अपने परिवार के साथ थे, घर में थे, तो सभी अध्यापक तो सरकार के साथ है लगातार, तो उनका टीकाकरण क्यों नहीं हुआ? जहां तक उन्होंने प्रोटोकॉल की बात करी, प्रोटोकॉल सरकार ने जो रखा है वो मात्र ये रखा है कि जिस बच्चे को वैक्सीनेशन हो जाएगा वो स्कूल में आ जाएगा, ये उनका प्रोटोकॉल है। तो ये जो सरकार के जो खुद के फैसले लगभग होते हैं, इससे लोगों में चिंता बढ़ती है। लोग, परिवार अपने बच्चों को शिक्षा भी चाहता है, सुरक्षा भी चाहता है, और सरकार दोनों चीजों में मैं समझता हूं देने में बिल्कुल नाकाम हो रही है। उल्टा ये धमकियां दे रही है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई करना उनका हक बनता है। एक सेकंड, मैं कहीं नहीं जा रही, कुछ गलत ना जाए। आप देखिए, मुझे 10 सेकंड आप दीजिए, आप बात खत्म कीजिएगा। आप जो बोल रहे हैं उसी पर बोल रही हूँ। केवल सरकार ने ये प्रोटोकॉल नहीं रखा है कि जिसका वैक्सीन जिसको लग जाएगी, जो वैक्सीनेट हो जाएगा, जिसको 1 डोज लग जाएगी, वही आ सकते हैं स्कूल में। बिल्कुल ये प्रोटोकॉल रखा गया है, लेकिन गाइडलाइंस अभी भी ज्यों की त्यों हैं। आपका थर्मल स्क्रीनिंग भी होगा, सैनिटाइजेशन का भी ख्याल रखा जाएगा, और कम तादाद में बुलाने को लेकर भी बोला गया है। एकदम से सारे बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता। एक सेकंड आप रुकिए पहले प्लीज। और धमकी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। सर, मैं आपकी बातों पर बिल्कुल जवाब लूंगी प्रोफेसर साहब से कि वैक्सीनेशन को लेकर कि आपने इतने लोगों को, इतने फीसदी लोगों को इतने तय वक्त में क्यों नहीं वैक्सीनेट कर दिया, मैं इसका जवाब लूंगी, मैं इससे इत्तेफाक रखती हूं। लेकिन जो गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर बताइए प्लीज, ठीक है? और धमकी सरकार ने नहीं दी है, धमकी इन एसोसिएशन ने दी है कि अगर आपने नहीं खोला तो हम खोल देंगे। सरकार का काम है, और सरकार जरूर बोलेगी सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम को चलाने के लिए कि आप सिस्टम को हिला नहीं सकते, और मुझे लगता है कि किसी को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बोलिए। मैं बोल, हाँ बोलिए। ये अगर उन्होंने
जो एसोसिएशन है, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको भी कुछ सहयोग करना चाहिए, तो सारे सुरक्षा के उपकरण है वो उनको अवेलेबल, उनको मुहैया कराए जाने चाहिए। उनके साथ भी सरकार को जुड़ना चाहिए, लेकिन सरकार उनसे सहानुभूति की नजर नहीं रख के एक तानाशाह की नजर रखे हुए। देखिए, उससे दो चीजें जुड़ी है। एक तो बच्चों का शिक्षा का तो जुड़ा ही है, लेकिन उन परिवारों का भविष्य भी जुड़ा है। हमको दोनों चीज देखनी पड़ेगी और सरकार का काम है सभी चीजों को बराबर लेवल में मैनेज करना, सबको सुरक्षा देना। ऐसे पूछिए ना, ये चीजें हैं, तो ऐसे आइए ना, ऐसे पूछिए ना प्रभु, यही तो कह रही हूँ। हाँ, लेकिन अब ये अध्यापक जो लगातार सरकार के साथ था, अध्यापक तो कोई गया नहीं, अध्यापक तो लगातार स्कूल में था, लगातार स्कूल में आ रहा था, तो उनको मात्र 100% क्यों नहीं हुआ? आप एक तरफ वैक्सीनेशन के बड़े सारे आंकड़े पेश कर देते हैं, ढोल बजा देते हैं, वो सब चीजें आप करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। जब आपका स्कूल का अध्यापक वैक्सीनेट नहीं है तो आप किस प्रोटोकॉल की बात करते हैं? ये सवाल है सरकार से। चलिए ठीक है, विवेक चौधरी आप जवाब दे दीजिए, फिर अभिभावक की तरफ आगे बढ़ूं मैं। अनामिका जी, हाँ, आज वही बात देखने को मिलती है जो फाली जी को मैं बारी बारी कहने का काम करता हूँ, विरोध कीजिए, किसी मुद्दे के ऊपर कीजिए। 2 साल से पहले भी स्कूल चल रहे थे, 2 साल से पहले उसी तरह तरीके से स्कूल चल रहे थे। अगर ये बीमारी आई है उसके कारण ये दिक्कत आई है, और जान पहले है या व्यापार पहले? आज कहीं ना कहीं बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको रोका जा रहा है कि स्कूल में ना भेजा जाए। आप देखिए 10th प्लस 2 के कहाँ खुले हुए थे, जो 10th प्लस 1 प्लस 2 के, वो भी खोलने जा रही है सरकार। बिल्कुल टाइम बाय टाइम सारा कुछ किया जाएगा, पर इतनी जल्दी दिखाना और इतना गुंडागर्दी, मैं तो कहूँगा, अगर कहते हैं कि अपने आप धमकी भरा लहजा नहीं होना चाहिए था। अगर मैं चाहती हूँ सर, मैं एसोसिएशन हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हूँ या मैं अभिभावक हूँ, अगर मैं चाहती हूँ स्कूल खुले तो मैं मेरी सरकार से बात कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे कोई मना नहीं करेगा। एक बात करने का तरीका अलग होता है। हाँ, तरीके से बात की जाए तो सब काम। एक चीज है, सरकार क्या चाहती नहीं कि बच्चे पढ़े, सरकार भी चाहती है कि बच्चे पढ़े। सरकार ने कोई जानबूझ के स्कूल बंद नहीं किए हुए। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बच्चे जो वैक्सीन, आप देख सकते हैं कि 18 साल तक के बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, अभी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, उनको वैक्सीनेशन हो जाएगा, स्कूल खुल जाएंगे। क्या दिक्कत है इसमें? आज 10th प्लस 1 प्लस 2 के खुल चुके हैं, और क्लासेस के भी खुल जाएंगे। पर मुझे यहाँ पे विवेक जी, आपको सुन के मुझे ऐसा लगता है कि शायद कब तक आप उन बच्चों तक पहुंच जाएंगे वैक्सीनेट करने को लेकर, शायद ये भी जानना चाह रहे लोग कि आप उनको वैक्सीनेट कब तक कर देंगे। कोई कोई समय सीमा निर्धारित चल रहा है। अनामिका जी, आपको भी पता है, आपके चैनल ने भी दिखाया किस तरह से जोरों शोरों से वैक्सीनेशन चल रहा है। आज सारी जगह पे वैक्सीनेशन चलिए, मैं दोबारा आ जाऊंगी। आज पैनल लंबा है और मैं सबको बहुत कम वक्त देने वाली हूँ। राजदीप यादव बतौर अभिभावक हमारे साथ जुड़े हैं। राजदीप जी, चाहते हैं आप लोग कि स्कूल खुल जाए? धन्यवाद अनामिका जी कार्यक्रम में बुलाने के लिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है हम तक, हम सुन पा रहे हैं। इसमें ये कहना चाहूंगा, पहले भी इस विषय पे कई बार डिबेट हो चुकी है, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, ये टाइम टू टाइम अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं। इससे पहले मैं जब डिबेट में आया था तो शास्त्री जी थे बीजेपी की तरफ से एक बार, तब ये विषय उठ रहा था कि स्कूल सरकार खोलने जा रही थी। अभी इस बार ये हो रहा है कि सरकार इसमें पीछे हट रही है, जबकि चीजें पहले से सुधरी हैं, ना कि पहले से बिगड़ी हैं। अभी बच्चों को वैक्सीनेशन भी हुआ है, और जो ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं अपने बच्चे को कैसे भेज दूं, कैसे, क्या आप अपने बच्चे को कहीं और नहीं लेके जा रहे हैं? आपने अपने बच्चे को घर में कैद कर रखा है। आप लोग जो भी हैं, आप और हम सब एक ही हैं। हम सब लोग बाहर तो जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। स्कूल से एलर्जी है, स्कूल खोलने में प्रॉब्लम है, तो ये बच्चों का बहुत नुकसान पहले भी हो चुका है। इसमें आनाकानी ना करें, जितनी जल्दी हो सके स्कूल को खोलें। और स्कूल जो, लेकिन इनका तरीका गलत है। जो स्कूल वाले कह रहे हैं कि जी जबरदस्ती खोल देंगे, ये नहीं, सिस्टम से काम होना चाहिए। जब सरकार परमिट करे, और सरकार को भी देखना चाहिए कि जी पहले से सिचुएशन अब इम्प्रूव हो चुकी है, तो अब क्यों ना क्यों एक कॉल ली जाए और स्कूल खोले जाए। बहुत नुकसान हो चुका है बच्चों का। आज की डेट में जो एक 10th और 12th का बच्चा है, उसे आप राजदीप यादव, क्या धीरे धीरे जिस तरह से चीजें खुल रही हैं, अगर इसमें हफ्ता 2 हफ्ता या 8-10 दिन या 4-5 दिन का समय सरकार ले रही है,
धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से खोलने को लेकर, तो इसमें अभिभावकों को भी कोई आपत्ति है क्या, या आप भी स्कूल एसोसिएशन की तरह ये कहेंगे कि हम तो जबरदस्ती भेजेंगे बच्चों को, जैसे वो कह रहे हैं कि हम खोल लेंगे? आपत्ति किसी को नहीं है। मैं आपत्ति ये कह रहा हूं कि एक समय ऐसा था जब सरकार स्कूल खोलने पे आतुर थी, लेकिन आज अगर सरकार पीछे हट रही है तो सरकार को भी तो अपने मतलब एक सिस्टम बना के उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। क्यों लोग कह रहे हैं कि जी हम जबरदस्ती खोल देंगे, तो इसमें सरकार उनको कहीं ना कहीं कहे जी हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और एक तरीके वाइज हम इसको खोलेंगे स्कूल को। उनकी तरफ से ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? अब तो बच्चों को वैक्सीनेशन, शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। हम धीरे धीरे चीजों को खोल रहे हैं और जैसे जैसे मामले घटेंगे, बच्चे वैक्सीनेट होंगे, हम स्कूल खोलने पर भी काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन जबरन इस तरीके से धमकी देकर स्कूल खोलना, एक चीज और हरियाणा को याद रखना चाहिए, मामले घटे हैं, लेकिन आज के ही अगर रेशियो की बात कर ले, डेथ रेशियो बढ़ा है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम सिस्टम को किस तरीके से चलाना चाह रहे हैं, ये भी एक सवाल है ना। आपने तो खैर पक्ष और विपक्ष दोनों को, खाली जी आपके लिए भी सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया था कि आप लोग टाइम टाइम पे स्टेटमेंट बदल दे रहे हैं, नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हो रहा है। खैर मैं आगे बढ़ूंगी। नरेश सैनी जी, अभी तक मैं आपके पास नहीं आई हूँ सर। मैं इस पॉइंट से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई का, इससे तो प्रोफेसर विदु रावल और मुझे लगता है विवेक चौधरी भी इत्तेफाक रखेंगे और सहमत होंगे कि पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, लेकिन जो क्लास में आके बच्चे सीख सकते थे, जो सिलेबस एक टाइम पीरियड में, एक तय समय में हो सकता था पूरा, वो नहीं हो पा रहा है। तो यही आपकी एक दुखती रग है, या क्या वजह है कि आप लोगों ने सरकार को एकदम धमकी दे दी, चेतावनी दे दी? देखिए, प्राइवेट स्कूल ने किसी को कोई धमकी नहीं दी है। अब उसको सरकार और विपक्ष कैसे उससे देख रही है, मूड से, क्या उनकी सोच है। अभिभावक स्कूल पे आता है, वो कहता है हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, स्कूल खोलिए। आप लोगों ने नहीं कहा कि 5 तारीख तक नहीं खोलेंगे तो हम खोल देंगे? नहीं, सरकार ने 1 तारीख के लिए खोलने के लिए बोला है, और उसके बाद डेट अपडेट करती रहती है पूरी तरह। हाँ जी। उसको स्कूल खोलते ही, एक बार 10वीं से 12वीं स्कूल खोलते हैं तो सारा सिस्टम ऑन होता है। ऑन होने के बाद उसके स्कूल के खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसमें जैसे अब बस को ले लीजिए, बस सर्विस में ड्राइवर कंडक्टर बच्चे आते हैं 4 और सिस्टम पूरा होता है उनका मंथली। तो इस तरीके से स्कूल कहाँ से वहन कर पाएगा? तो इसलिए वैक्सीन जो हो गई है बच्चों को, उनको, और बच्चे की इम्यूनिटी पावर वैसे ही सब बड़ी होती है। तो जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, जैसे 10वीं से 12वीं का आपने जिक्र किया, ठीक है सर, थोड़ा टेक्निकल समझ लेते हैं यहाँ पे। जिन बच्चों को आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनसे फी नहीं ले रहे आप? फीस आ रही है अभी। तो फीस वहन का सवाल कहाँ से आया? नहीं, फीस अभी किसी ने स्कूल में आई नहीं है अभी फीस जो। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, 10वीं तो मैंने यहाँ पे बुलेटिन किए हैं। जब आपसे अभिभावकों ने, राजदीप यादव जी हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ी फीस कम कर दीजिए, केवल ट्यूशन फी। आपके फी में भी तो कैटेगरी होती है ना अलग अलग, तो उसमें जो ट्यूशन फी है वो ले लीजिए। अभिभावकों ने तो ये पहली लहर में, दूसरी लहर में, तीसरी लहर में आपसे गुजारिश कर करके थक गया। आप लोगों ने 4 आना नहीं कम किया, तो फिर अभी आप वहन की बात कहाँ से लेकर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, स्कूल जो अपडेट होता है तो उसमें जैसे खर्चे मैंने बताए हैं, बहुत से खर्चे बढ़ जाते हैं। सारे खर्चे लिए हैं ना? नहीं, जो ग्रामीण इलाके में है, जितने भी ग्रामीण इलाके में हैं, जो खाप पंचायतें जो कह रही हैं, एक भी पेरेंट्स फीस दे करके राजी नहीं है। वो फीस जब कहते हैं हमारे बच्चे स्कूल आए नहीं। राजीव यादव जी, ऑनलाइन पढ़ाई में फी नहीं देनी पड़ी क्या आप लोगों को? मैडम बिल्कुल 1 रुपया नहीं छोड़ा इन्होंने। मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगली क्लास का इन्होंने रिजल्ट रोक लिया, इन्होंने प्रमोट नहीं किया। किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं रोका है भाई साहब, इन्होंने प्रमोट नहीं किया बच्चों को। नरेश सैनी जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो फैक्ट है वो सबके सामने। आप बता दीजिए, मैं अभिभावक को लेकर बैठी हूँ, इसीलिए अभिभावक को लेकर जिस स्कूल में इसीलिए लेकर बैठी हूँ, ताकि कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट न रह जाए कि हम ये सोचे कि वो होते तो ये बात होती, वो होते तो ये बात होती जी। ये हकीकत है कि 4 आना, 1 रुपया कह रहे राजदीप यादव, आप लोगों ने 4 आना नहीं कम किया। फिर खर्चे की तो बात कीजिए मत। अगर आपकी चिंता, थोड़ी देर पहले डिबेट शुरू से पहले जैसे आप और हम बात कर रहे थे, अगर बच्चों की पढ़ाई और उनके सिलेबस को लेकर है तो बात रखिए। हाँ जी, पढ़ाई भी बिल्कुल खराब हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई, जो बच्चा स्कूल में आता है रेगुलर 4 घंटे 5 घंटे वो रहता है, अपडेट होता है, टाइम पर सिलेबस उनका पूरा होता है। घर में बच्चे होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हम ऑनलाइन के लिए, उनके पास नेट नहीं है, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। 50% ग्रामीण इलाकों में नेट की प्रॉब्लम आती है
और मोबाइल की प्रॉब्लम आती है, जो उनको अवेलेबल नहीं होता। एक मोबाइल होता है, बच्चे 4 होते हैं, किसका कैसे पढ़ाई होगी? ओपी सहरावत जी, जी ऐसे वक्त में जब धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, बच्चों को स्कूल में अब धीरे धीरे बुलाया जाने लगा है, हम वैक्सीनेशन की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है, बच्चों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। अब सरकार धीरे धीरे जब चीजें खोल रही है, ऐसे वक्त में क्या थोड़ा इंतजार किया जा सकता था? अगर हम यही डिबेट एक हफ्ते बाद कर रहे होते तो शायद इसका रुख कुछ अलग होता। जी मैम, देखिए ये बात क्लियर है कि 2 साल के करीब हो गए, अभिभावक और जो बच्चे वो ये सभी मानते हैं, चाहे वो कोई बात को लेकर, कोई पार्टी के रुख को लेकर के चाहे कुछ कहें, बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि भाई उनके नुकसान की वजह से उनकी लाइफ से खेला जाए या उनकी हेल्थ से खेला जाए, वो चीज गलत है, उसके लिए हम राजी नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चों का नुकसान भी ना हो और धीरे धीरे अगर हालत इंप्रूव होगी है तो उस विचार से अभिभावकों की बात सुन करके और सरकार उस तरह का रुख अपना करके, लचीला रुख अपना करके बच्चों का भी नुकसान ना हो और उनकी हेल्थ की भी बात, जैसे सैनिटाइजेशन करना है, उनके लिए प्रोटोकॉल लगाना है कि भाई उनको मास्क में आना है, इतनी दूरी रखनी है, वो सारी चीजें लेकर के बच्चों का भविष्य वो जरूर देखा जाए। तो ये अभिभावक चाहते हैं। मैंने दोनों पक्षों की बात पहले रखी थी। मैंने जो WHO की बात कही थी वो इसलिए कही थी कि लोग कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स भी जो है वो सबने सुने होंगे, वो भी कुछ तर्क दे रहे हैं, पहले कुछ था फिर चेंज हो गया, फिर तो जो पैमाने बदल रहे हैं, तो जैसे जैसे पैमाने बदल रहे हैं, हालत अच्छी हो रही है, तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और उस हिसाब किताब से उनके हेल्थ का ध्यान रखते हुए सरकार जो है वो इस हिसाब किताब से उनको भी देखे कि बच्चों का जो है बहुत ज्यादा नुकसान ना हो करके, और वो बिल्कुल ऐसे डेड पॉइंट पर ना आ जाए, फिर उनका मन ही ना करे वो पढ़ने के लिए। कई पेरेंट्स आते हैं, वो बुरी तरह से शिकायत करते हैं, जी हम तो ये नहीं मानते, जी हम तो ये नहीं करते, वो प्राइवेट स्कूल वाले ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल ने ये कर दिया। तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट जो है वो अच्छे के लिए कर रही है, बच्चों के उसके लिए कर रही है। प्रोफेसर वेदुरावल, देखिए, ये बड़े मुश्किल समय हमने पिछले 1.5 साल में, 2 साल में देखा है। इन 2 साल में हमने बहुत सारे ऐसे लोगों का मानवीय चेहरा भी देखा है, और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे स्कूल, सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे स्कूल्स इसमें शामिल हैं, और इसके साथ साथ हमने विपक्ष का भी अमानवीय चेहरा देखा है। एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें जनता की जान चली जाए लेकिन हम पॉलिटिकल स्कोर किसी तरह कर लें। अभी अभी यहां पर बात कर रहे थे कि अध्यापकों को पूरी तरह से वैक्सीनेट क्यों नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि हमने 2,18,80,724 यानी कि लगभग 100% हरियाणा की जनता को पहली डोज लगा दी है, और दूसरी डोज में हम 83% के साथ देश के सबसे जो बड़े बड़े राज्य हैं उनको लीड कर रहे हैं। जो बड़े राज्यों की एक फेरिस्ट है, ये अपने जहां पर इनकी सरकारें हैं, देखिए किस प्रकार से इनकी मिसमैनेजमेंट है। वो 70-80% पर लैंग्वेज कर रहे हैं फर्स्ट डोज में, यहां पर आकर प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। किस प्रकार से इन्होंने प्रवासी मजदूरों से लेकर वैक्सीनेशन के प्रति किस तरह से हतोत्साहित किया, हर मुद्दे पर विपक्ष का रोल जो है वो जनता ने देखा है। और यह उम्मीद न लगाएं, इस प्रकार का आचरण जो विकट परिस्थितियों में इनका रहा है, इसके बाद उम्मीद न लगाएं कि लोग इनको कभी चुनेंगे। इन्होंने अपना परमानेंट स्थान विपक्ष में ले लिया, बल्कि मुझे तो लगता है विपक्ष से भी ये चले जाएंगे। धीरे धीरे इनकी जिस तरह से सुकड़ते जा रहे हैं। अब जो प्राइवेट स्कूल्स की जहां तक बात है, मैं सुन रहा था, मेरे पास एक ऐसा रिक्वेस्ट लेटर है जिसमें इन्होंने कहा, एक हमने अप्रैल 2020 में पहला हमने एक नोटिफिकेशन निकाला था, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि देखिए बच्चों को क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस नहीं वहां पर देनी है, क्योंकि वहां पर वर्चुअल प्रेजेंस है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चे कम होने चाहिए। इसके जवाब में ये लोग क्या लिखते हैं, इसके जवाब में ये लिखते हैं कि हमें ट्रांसपोर्टेशन की फीस भी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन की फीस में सिर्फ ड्राइवर की सैलरी नहीं है। देखिए ड्राइवर का भी एक परिवार है, उसको भी अपना परिवार चलाना है, उसकी सैलरी तक भी बात चलती होती। ये खड़ी बसों के फ्यूल चार्जेस भी मांग रहे थे। जहां इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात है, वो किस बात की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मांग रहे हैं ये लोग, डेवलपमेंट चार्जेस किस बात के मांग रहे थे ये लोग। मेरे पास रिटर्न इनके लेटर्स हैं, लेकिन खैर ये अमानवीय चेहरा सब लोग देख रहे हैं।
देखिए, हम सब लोग समाज का हिस्सा हैं। हम चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे अभिभावक हो, हम सब लोग इस समाज का हिस्सा हैं। हम समाज के प्रति जवाबदेही है हमारी। ये किस प्रकार जान बनाम व्यापार, इन्होंने एक प्रकार से एक द्वंद्व चला दिया कि जान बचाई जाए या इनका व्यापार बच जाए। शिक्षा का इतना व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यापार का केंद्र नहीं है, शिक्षा अनुष्ठान है ज्ञान का, और शिक्षा के प्रति एक श्रद्धा का भाव है। शिक्षा के मंदिरों को व्यापार की दुकान ना बनाइए, ऐसा निवेदन करना चाहता हूं। और जो अभिभावक महोदय यहां पर बैठकर बात कर रहे थे, मैं अभिभावक महोदय से कहूंगा कि एक बार अपनी बात पर पुनर्विचार करें। वो कह रहे हैं कि जी कभी तो सरकार कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। अरे भाई, कभी वेव चली जाती है और कभी वेव आ जाती है। क्या थर्ड वेव में आकर किसी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम स्कूल खोल रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? जब आप लोग भी कितनी डिससर्विस करते हैं। आप बनते तो अभिभावक मंच के हैं, लेकिन अभिभावकों के हित के लिए खड़े होने की बजाय यहां पर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। सरकार को गरिया दो, बस सरकार को किसी प्रकार से कटघरे में खड़ा कर दो। आपका पॉइंट कितना ही इलॉजिकल क्यों ना हो, कितनी ही बेवकूफाना बात आप क्यों ना करें, लेकिन सरकार को गरिया दो। क्यों करा दो भाई? जब तीसरी वेव जब से शुरू हुई है, उसके बाद हरियाणा की सरकार अन्य सरकारों से भी आगे बढ़कर, दिल्ली की सरकार नहीं, राजस्थान की सरकार नहीं, पंजाब की सरकार नहीं, कोई और भी सरकार नहीं, सबसे पहले हमने ये घोषणा की कि 1 फरवरी से हम कुछ शर्तों के साथ हम यहां पर हम स्कूल करेंगे। और अब अनामिका जी, आपने मौका दिया तो मैं बता दूं, हम चाहते थे कि जो बच्चे हैं 15 से लेकर 18 तक, उनके बीच में भी वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करवाने की बात चले। ये भी एक कारण है स्कूल्स को खोलने का कि हम वैक्सीनेटेड बच्चों को हम एंट्री देना चाहते हैं, ताकि बच्चों में भी एक वैक्सीनेशन के प्रति जो हतोत्साहित ये विपक्ष करता रहा है। राहुल गांधी ट्वीट करते रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता ट्वीट करते रहे हैं, उसके विरुद्ध हम भी अपना काम कर रहे हैं। देखिए, हम निरंतर हरियाणा सरकार, हरियाणा के जनमानस के भले की बात कर रही है, लेकिन ये लोग हमें अपने पद से हटाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मैं जनता के ऊपर छोड़ देता हूं, आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं, किस प्रकार के तो शिक्षाविद हैं, किस प्रकार के अभिभावक मंच के लोग हैं, और किस प्रकार के कांग्रेसी लोग हैं। इनकी एक बार समीक्षा जनता करेगी। क्या अभिभावक ऐसे अभिभावक मंचों को बर्दाश्त कर सकते हैं जो उनके बच्चों की जान के साथ खेलने की बात कर रहे हैं? अगर मैं अभिभावक होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को तफरी पर नहीं लेके जाता, स्कूल पर जाने में मुझे भी आपत्ति है अभिभावक होने के नाते। ये किस प्रकार के अभिभावक हैं और ये किस प्रकार से अभिभावक मंच का नेतृत्व कर पा रहे हैं, इस बारे में अभिभावकों को भी अब सोचना पड़ेगा। भी असली अभिभावक जो राजनीति से इतर बात करते हो उस पर करें। खालिद चहल का क्या महामारी के वक्त में सरकार को गरियाने से और धमकाने से सिस्टम चल जाएगा? देखिए, हम अभी विजय रावल जी को सुन रहे थे, उससे पहले चौधरी साहब को भी सुन रहे थे। रावल साहब के शब्द सुने, बहुत बड़े अहंकारी शब्द थे, बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले, हालांकि ये आज का विषय नहीं है अनामिका जी कि हम उस चीज की चर्चा करें। पीड़ा में था मैं, अहंकारी नहीं हूँ, पीड़ा में था। सुनिए आपकी पीड़ा, आप सुन लीजिए मुझे। जिस तरह से दूसरे आंदोलनकारियों, चाहे किसान आंदोलन में रहे, उन सबको इन्होंने देशद्रोही तक कह दिया। वैसे ही उन्होंने आज परिवारों को, अभिभावकों को, स्कूल की समितियों को, सबको क्या क्या कह दिया है। उनको कह दिया कि अमानवीय कह रहे हैं सारे। यानी प्रदेश के लोगों को आप इस नजर से देखते हैं जो इस प्रदेश के विकास में कहीं न कहीं भागीदार रहते हैं, उनके लिए आप इस तरह की सोच रखते हैं। वो सोच यहां से पैदा होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों से सहमत लोगों को प्रदेश का और देश का हित मानते हैं। ये लोग जो फौजदारी की बात कर रहे हैं, ये क्या विकास में सहयोगी है? ऐसा नहीं चलेगा। बोलिए। अभी 1 हफ्ते भर पहले अमित शाह जी गए थे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए, जो खुद गली गली चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो उस चुनाव प्रचार को लेकर अनामिका जी एक कार्टूनिस्ट के अंदर के विचार, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की अखबार के ऊपर। एक कार्टून छपा था जिसमें अमित शाह जी एक बच्चे को पकड़ रहे हैं और उनके नीचे लिखा है कि अच्छा हुआ आप रैली में आ गए, सफीर चले जाते तो आपको कोरोना हो जाता। ये इस तरह की भावनाएं लोगों के प्रति पैदा हो गई, लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो गया है, लोगों के अंदर भय पैदा हो गया है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये धमकी वर्ती, अगर ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल से एसोसिएशन ने कुछ कहा है तो सरकार को ये नहीं कह रहा था। मैं समझता हूँ सरकार का ये रवैया नहीं होना चाहिए कि हम डंडा लेके खड़े। सरकार को ये कहना चाहिए कि हम उससे बात करने के तैयार है, समाधान क्या होगा,
किसको कैसे आगे ले जाना है, सुना ये नहीं उसका तरीका हो सकता है। आपने सुना नहीं क्या शिक्षा मंत्री साहब को, आपने सुना नहीं क्या, खाली चलते नहीं, केवल बोलने के लिए मत बोलिए प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन आपने कंवरपाल गुर्जर साहब को सुना नहीं क्या, आपने आज कंवरपाल गुर्जर साहब को सुना नहीं। तरीका नहीं है प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के लोगों के साथ रवैया बिल्कुल गलत है। और चौधरी साहब आप जो कह रहे थे कि हम, आपने बहुत सारी चीजें बता दी, प्रदेश के लोग नहीं है ये आप लोगों के लोग हैं, ये प्रदेश के लोग नहीं है, सारे इनको प्रदेश के लोग नहीं मानेंगे, ये आपके लोग हैं केवल। बारी बारी से प्लीज बारी बारी से। हाँ, इस महामारी से राहत मिले, लोगों को राहत पहुंचे, लेकिन सरकार की जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्मेवारी है कि वैक्सीनेशन अगर आप अध्यापकों का नहीं कर सकते तो कौन सा, हाँ, अध्यापकों के वैक्सीनेशन पर जवाब नहीं मिला है, नोट रखिएगा आप भी, विवेक चौधरी भी और प्रोफेसर साहब भी। दो सवाल है खाली जी, 1 मिनट रुक जाइए। आपने पंजाब में कर दिया क्या? 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, खाली जी 2 सवाल है मेरे आपसे, खाली चल का मेरे 2 सवाल, और मैं बहुत संक्षेप में हाँ या ना में अगर आप दे सके जवाब तो दीजिएगा। पहला तो ये कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप भी इस बात के हिमायती हैं क्या कि स्कूल खोल देना चाहिए, हाँ या ना? मैं इस बात का हिमायती हूं कि प्रदेश की शिक्षा प्रणाली बाधित नहीं होनी चाहिए। उसको सरकार होती है, उसका सरकार के पास क्या तरीका है, ये तरीका नहीं है घरों में बच्चे में बिठा दिया। अभी एक अभिभावक कह रहे थे कि बच्चे मतलब खोल देने चाहिए, कहाँ नहीं, मतलब खोल देने चाहिए, खोल लेके कहाँ नहीं जा रहा है, मुझे बताइए। ठीक है तो आप बोलिए ना, अरे इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं महाराज, रुकिए ना, रुकिए सर, रुकिए, बहुत लंबा पैनल है, आप मेरी मजबूरी समझिए, आप इतना लंबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ या ना, खोल देना चाहिए ना? मैं समझता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसका पक्षधर हूँ कि किसी भी तरह से प्रदेश की शिक्षा मतलब खोल देने चाहिए, मतलब खोल देने चाहिए, सरकार को व्यवस्थाएं सर, ये लच्छेदार बातों में आप बीजेपी को लगाइए, उन तमाम परिवार को ये लच्छेदार बात आप बीजेपी के लिए रखिए प्लीज। ये हाँ या ना नहीं बताएंगे, 20 स्पेसिफिक, 20 हाँ या ना नहीं बताएंगे, हाँ या ना, खोल देना चाहिए ना सर। मुझे लगता है, मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आपको क्या डर है, इतना घुमा के क्यों बोल रहे हैं? बोलिए ना कि खोल देना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। मैंने घुमा के नहीं बोला अनामिका जी, आप सीधा कहाँ बोल रहे हैं, बोलिए ना, खोल देने चाहिए, हाँ या ना सर, हाँ या ना, हाँ या ना? चिंता मैं समझ गई प्रभु, मैं 40 मिनट से आपकी चिंता समझ रही हूँ, हाँ या ना? हमारी चिंता ये है कि किसी भी तरह से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं बोलेंगे। चलिए, तो ये अभिभावक भी सुन रहे हैं कि कांग्रेस का क्या जवाब है और ये निजी स्कूल से ये कांग्रेस का चरित्र आपके दर्शकों ने देख लिया। चलिए ठीक है, मेरा दूसरा सवाल प्लीज। आपकी रैली में मेरे जिला अरे मुझे नहीं जाना बीजेपी की रैली में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड किसी की रैली को लेकर प्लीज। खाली चल का टाइम वेस्ट हो रहा है, खाली चल का प्लीज, खाली चल का जी, अरे खाली जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? सर हो गया आपका, हो गया खाली जी। कांग्रेस का चरित्र मेरा दूसरा सवाल, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी 2 सवालों के लिए, आप पूछने नहीं दे रहे, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं क्या? मेरा दूसरा सवाल, आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, बीजेपी से ज्यादा वक्त तक रहे हैं। इस तरह से सरकार से अपनी मांगे मनवाना, लोकतंत्र में अपनी बातें रखना, प्रदर्शन करना, धरना देना, ज्ञापन सौंपना, आंदोलन करना, इसका हक सभी को है, लेकिन इस तरह से धमकी देना कि आप नहीं खोलेंगे तो हम खोल लेंगे, आप इसके हिमायती हैं क्या? आपने उनके वक्तव्य को गलत तरीके से पेश किया है। इस धमकी को आप ऐसे क्यों नहीं देखते? इस धमकी को या इस सवाल को आप ऐसे क्यों नहीं देखते कि उनकी कोई पीड़ा है सरकार? मैंने आपका चश्मा नहीं लगाया सर, मैंने खबर को शुद्ध देख लिया, तो मैं सबसे पूछ रही हूँ, मैं तो सबसे पूछ रही हूँ, मैं तो अभिभावक से लेकर सरकार तक पूछ रही हूँ, मेरे पास आपका चश्मा नहीं है सर, और सरकार, मेरे पास आपका चश्मा नहीं है, वो हाँ या ना में नहीं बोलेंगे। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनेंगे नहीं, जल्दी बोलिए, विवेक चौधरी के पास जाना है। नहीं बोलेंगे, अपने शब्द मुझसे अनामिका कभी कोशिश नहीं करती, और मुझे नहीं लगता कि गाली चाल का से कोई अपने शब्द बना सकता है। बोलिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, बोलिए, ऐसा शब्द मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा कहने का ये व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन पार्टी गड़बड़ है, ये गड़बड़ पार्टी के प्रवक्ता है, ये हम आपके साथ बात करना चाहते हैं और सरकार डंडा लेके खड़ी होगी।
सरकार का भी ये रवैया ठीक नहीं है। डंडा लेके नहीं खड़ी हुई। मुझे लगता है एक बार पीसीआर से भी रिक्वेस्ट है कि शिक्षा मंत्री साहब का आप लोग जो बयान आया था वो चला दीजिए, बीच में चलाने से पहले मुझे जरा कमांड दीजिएगा, ठीक है? डंडा लेके नहीं खड़ी हुई। खालिद चल का मेरी बात सुनिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत होनी चाहिए थी। केवल शिक्षा मंत्री साहब ने ही बात की है। धमकी किसकी तरफ से आई थी आप अच्छे से वाकिफ है, हाथ के पीछे मत मुस्कुराइए। सुनिए जरा शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री साहब को सुनिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं करने वाला। ये कुछ लोग होते हैं जो बयानबाजी करते हैं। आज भी हमने सबसे पहले स्कूल हम नहीं खोले। अभी मैं समझता हूँ शायद तमिलनाडु में और एक दो स्टेट, महाराष्ट्र में स्कूल खोले या उन्हें खोले। अभी भी हम सबसे पहले स्कूल हमने खोले और जैसे जैसे स्थिति ठीक रहेगी तो हम स्कूल खोलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई कहने लगा कि सरकार नहीं खोलेगी तो हम खोल देंगे, तो ऐसे किसी की मर्जी नहीं चल सकती है कि स्कूल चाहेंगे तो वो तो फिर तो ऑप्शन हो जाएगा ना जी। स्कूल में आना तो मन मर्जी है सका, लेकिन कानून को मानना और नहीं मानना तो ऑप्शन नहीं दिया जा सकता ना कि आपका जी करा तो कानून मान लियो और जी नहीं करता तो कानून नहीं मान लियो। जिन लोगों को एक गलतफहमी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है कि उनको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है। जब बताइए खालिद जी, इनके किन शब्दों पर कांग्रेस को आपत्ति है? हम अभी सवाल पूछेंगे। सरकार के दोनों लोग बैठे हमारे साथ। मैं समझता हूँ अगर मेरी सरकार होती, मेरी पार्टी की सरकार होती, तो हम ये कहते कि जिन लोगों ने भी ऐसा सोचा है, ये कहा है, हम उनके साथ बात करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम उनके ऊपर डंडा चलाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं कहा? विवेक चौधरी, पहले आप जवाब दीजिए। आप लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि हम बात चलाएंगे? हाँ, खालिद जी रुक जाइए। कहीं ना कहीं खालिद जी खुद अपने आप मान चुके हैं कि धमकी देने का काम उन्होंने किया। धमकी को आपको उस वे में नहीं देखना चाहिए, आपको उस वे में देखना चाहिए कि तो धमकी है। धमकी को उस वे में देखेंगे आप सर मैं आपके पास आ जाऊंगी। ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है। जवाब प्रोफेसर विदुरावल जी आप दे दीजिए। हाँ दे दीजिए सर, दे दीजिए। देखिए, ये डंडा चलाने की बात खालिद चहलका के अलावा और मैंने कहीं से नहीं सुनी। हमने बड़े स्पष्ट रूप से देखा कि सरकार की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, मन मर्जी से कानून पालन नहीं हो सकता। कानून का सबको पालन करना पड़ेगा और जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है नरेश सैनी, मैं आपके बातचीत की बात जहां तक सर बहुत छोटा रिएक्शन ले पाऊंगे। रुक जाइए नरेश सैनी जी, अब आप लोग बातचीत करेंगे या क्या? अगला स्टैंड क्या होगा? हम सरकार से कभी अलग नहीं है, सरकार के साथ हैं। इधर प्राइवेट जो हमारे अभिभावक है प्राइवेट स्कूल के लिए वो धमकी देते हैं, हमने वो सरकार को बात पहुंचाई है अपनी। अभिभावक हमारे को इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, अब सरकार उसको किस नजरिए से देखती है? अभिभावक क्या धमकी दे रहे हैं आपको? अरे आप स्कूल खोलिए नहीं तो हम खुलवा देंगे। ऐसा कैथल में और कई जगह हुआ है गाँवों में। अच्छा, हाँ जी। राजदीप यादव से ऐसा भी हो रहा है क्या? ये अभिभावकों पर दोषारोपण कर रहे हैं। हाँ रुक जाइए, मैं आ जाऊंगी। राजदीप यादव, ऐसा भी हो रहा है क्या? अनामिका जी 2-3 चीजें हैं। मैं एक तो ये कहूंगा जो सरकार में है, जो ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं ये कहूंगा कि अहंकार की जो है ज्यादा लंबी सीमा नहीं होती। ये हर किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मतलब यही सही है, बाकी सब लोग गलत है। अपनी बात का मैंने स्टार्टिंग से ये कहा है, आप सुन लीजिए। आप बहुत देर बोल चुके सर, आप प्लीज आप थोड़ी सहने की क्षमता रखिए। हमारा किसी पार्टी अभिभावक, हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, ये लोकतंत्र है, इसमें ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मेरा यही गुजारिश है कि सरकार भी एक बीच का रास्ता निकाल के लोगों से बात करके, और एक स्कूल खोलना बहुत ही जरूरी हो गया है। कहने का मतलब ये है कि हर जगह हम जा रहे हैं, सिर्फ स्कूल से हमें परहेज है। क्या आप शॉपिंग मॉल में नहीं जा रहे? क्या आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे? हर जगह आप जा रहे हैं, लेकिन जब स्कूल की बात आती है तो आप सारी चीजें गिनाने लगते हैं।
ऐसा है, स्कूल में भी प्रोटोकॉल फॉलो हो सकता है और उसके साथ लिमिटेड बच्चों के साथ कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल के हम चल सकते हैं। और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन अभिभावक और बच्चे जिनका 2 साल से नुकसान हो चुका है, आज एक 12वीं क्लास के बच्चे को बेसिक मैथ का कोई सम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो अटेंड ही नहीं किया, उसने स्कूल का पता ही नहीं, 2 साल चले गए उसके। तो एज ए अभिभावक भी आप लोग समझें, ये आपस की नोक झोंक में तो ये टाइम ऐसे ही चला जाएगा। एक बीच का रास्ता निकालें और जैसे भी हो सके पूरी सावधानी के साथ स्कूल खुले। हर कोई चाहता है, नरेश सैनी हर कोई, आप भी बैठे हैं, आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, भले ही आप किसी मजबूरी में मना कर रहे हैं। राजदीप जी, स्कूल खोले ये हर कोई चाहता है, बच्चों का सिलेबस पूरा हो, वो पढ़ाई को और अच्छे से गेन कर सके, ये हर कोई चाहता है। अभिभावकों की भी इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं, सरकार को भी समझना चाहिए। राजदीप जी, नरेश सैनी जो यहाँ पर निजी स्कूल संघ के सदस्य बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हम पर अभिभावकों का प्रेशर है, हमें अभिभावक कह रहे हैं कि आप स्कूल खोलिए नहीं तो हम जबरन स्कूल खोल देंगे, ऐसा कुछ है क्या? वो कैथल और दूसरी जगहों का जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और हमने भी ऐसा हमने कहीं नहीं सुना है। हाँ, छुटपुट कहीं पे हो गया तो एक उस पे लेके आप पूरे उसको पूरे अभिभावक संघ को या वैसे उसको उसमें नहीं खड़ा कर सकते। हाँ ठीक है, इनको किसी ने कहा होगा तो वो चीजें तो चलती रहती हैं। इतने बड़ा देश है, इसमें कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मापदंड मान के आप तो विद्रोह नहीं कर सकते ना कि हम पे अभिभावक कह रहे हैं हम सरकार के खिलाफ चले जाएंगे। देखिए, समन्वय से ही कुछ समाधान निकलेगा, जोर जबरदस्ती करके कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ओपी सहरावत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। नरेश सैनी जी कुछ कह रहे थे क्या सर? सरकार के खिलाफ हमने कुछ नहीं बोला है। सरकार को जो जितनी भी प्रोटोकॉल है बच्चों के कोविड से, हम उनको चाहे वैक्सीनेशन करानी है स्कूल में करा रहे हैं, चाहे हम उनको जो भी हम थर्मल चेकिंग कर रहे हैं वो स्कूल में करा रहे हैं। घर से ज्यादा और कहीं बाहर घूमने से ज्यादा स्कूल में उसको सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, इसलिए स्कूल खोल लीजिए। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने, आपने नहीं बोला होगा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशनों के बहुत सारे आप लोगों ने संगठन बनाए हुए हैं जी। अगर नहीं बोला होता, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी जो बोला होगा। इन एसोसिएशन ने अगर नहीं बोला होता तो आज हम डिबेट में किसी और विषय पर बैठे होते, शायद बजट पे चर्चा कर रहे होते। आप लोगों ने जो धमकी दी है, तभी शिक्षा मंत्री ने भी एक बयान दिया है। मंत्री साहब भी ऐसे ही अनर्गल बोलकर नहीं गए हैं, यहाँ पर अन्यथा बोलकर नहीं गए हैं। मंत्री साहब ने जो बोला है शब्दशः, उसे सुनने लायक है और प्लीज उसे आप सभी जो पैनल का हिस्सा है और जो देख रहे हैं उसे समझिए। जब स्कूल खोले थे तो कोरोना का विस्फोट होता था स्कूलों में, कहीं 12, कहीं 24, कहीं 120 बच्चे इस तादाद में हमने खबरें दिखाई हैं जो एक साथ कोरोना पॉजिटिव होते थे। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया 15 से 18, लेकिन अभी 1 महीना ही हुआ है और हमें जहां तक पहुंचना है वैक्सीनेशन के आयाम को लेकर बच्चों में अभी पहुंचे नहीं है। तो प्लीज इस चीज को समझिए। ओमिक्रॉन का लेवल घट रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से जहां से ओमिक्रॉन आया था वहां अब नियोकोव आ गया है। वुहान के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 3 संक्रमितों में से 1 की जान चली जाएगी। इन चीजों को समझना होगा। बहुत धीरे धीरे से अगर हम कदम बढ़ा रहे हैं, उसको भी आप लोग समझिए। और मैं आप लोगों की परेशानी भी समझ रही हूँ, सरकार को भी समझना चाहिए यहाँ पर कि पढ़ाई को लेकर जो नुकसान हो रहा है, वहां पर हम विकल्पों को लेकर बात कर सकते हैं, चर्चा की जा सकती है, एक दूसरे से बातचीत, एक टेबल पर बैठकर दुनिया के बड़े से बड़े मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। आर पार की लड़ाई, टकराव की स्थिति ये नहीं बननी चाहिए। मैं गलत कह रही हूँ क्या सहरावत जी? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा अर्थ सिर्फ यही है कि यहाँ पॉलिटिक्स ना होकर के विद्यार्थियों का हित किस बात से हो सकता है और कैसे हो सकता है, डिबेट इस पर है। और इस पर जो विभिन्न प्रकार से मोड़ दे करके और यहाँ पॉलिटिक्स चमकाने की बात, वो उसकी बात कह रहा है, वो उसकी गलत बात को सिद्ध कर रहा है, ये तो बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। तो हम तो किसी भी पार्टी से वो हमारा कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बच्चों का हित हो। गवर्नमेंट भी देख रही है ये एक मतलब किस प्रकार से वो बच्चे सफर ना करें और उनका नुकसान ना हो, वो भी ये सोचें, अभिभावक भी ये सोचें कि बच्चों का नुकसान हो रहा है लेकिन जीवन से उपयोगी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन इसको घुमा फिरा करके वो उसको कह रहा है कि अपोजिशन ये कह रही है, वो ये कह रहे हैं पहले ये खुले थे नहीं। आप देखो कि कितने मतलब बच्चे स्कूलों में वो हो गए, संक्रमित हो गए थे। और अब जो है धीरे धीरे जो मतलब इन बच्चों का नुकसान की भरपाई भी किसी तरह से हो और जल्दी खुल सकते हैं, तो वो सारी चीज गवर्नमेंट के उस क्षेत्र में है कि भाई कहां कहां कितनी फैल रही है, कैसे है, हमें खोलना है नहीं खोलना है। लेकिन
बच्चों के हित के लिए उसका नुकसान बहुत हो चुका है। सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे मॉर्निंग या इवनिंग क्लासेस लगाकर कैसे कम तादाद में भी बच्चे बुलाए जा सकते हैं, अगर सरकार को आपको कुछ सुझाव देना हो तो। ओपी सहरावत जी आपसे। मैं ये चाहता हूं कि सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनके जो बच्चों का भविष्य अंधकार में हो, उसी के सारे बच्चे हैं जो सारे सरकार जो है अपने बच्चों का कोई बुरा नहीं चाहते, अभिभावक भी नहीं चाहते, और जो ये सिर्फ पॉइंट आउट करके ये कहें कि नहीं जी इनको खोलना ही खोलना है या नहीं खोलना है, वो कोई बात नहीं है। ये कमेटी बने और ये कमेटी विचार करे, उसमें वो भी हों, डॉक्टर्स भी हों और इसके अंदर अभिभावक भी हों, और वो सारा एक जो है बच्चों के हित का फैसला लें और इसी से इसका समाधान हो सकता है, और यही मैं समझता हूँ कि इसका समाधान है। विवेक जी। जी अनामिका जी, मैं अभी राजदीप जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा जब हम शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, तो स्कूल जाने में क्या दिक्कत है? हाँ। राजदीप जी, शॉपिंग मॉल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पेरेंट्स बच्चों के साथ होते हैं, और स्कूल में पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं जाते। अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बच्चों को मास्क भी लगा होता है और पेरेंट्स उनका ध्यान भी रखते हैं। स्कूल के अंदर बच्चे, आप हर बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आप मास्क लगाइए या नहीं लगाइए, और वहां कुछ नहीं पता। जैसे खबरों में देने का काम किया पिछले दिनों कोरोना का ब्लास्ट, स्कूल के अंदर हुआ ब्लास्ट। ये कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं इनको इतनी समझ नहीं है, छोटे बच्चों को समझ नहीं है कि मास्क लगाना है या इससे वायरस आएगा, हैंड सैनिटाइज करने हैं। सारा कुछ होने के बावजूद भी बच्चों के परिवार वाले भी डर रहे हैं और सरकार को भी डरना जायज है। जब स्कूल बंद थे उस टाइम भी बच्चे पढ़ रहे थे, अब 10th क्लास के खुल गए, आगे आने वाले टाइम में इन शॉर्ट टाइम आगे भी खुलेंगे जो छोटी क्लासेस हैं, पर एकदम नहीं खोला जा सकता। इस चीज को समझना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए और धमकी तो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। आज कहीं ना कहीं जो बात बार बार खालिद जी कह रहे हैं कि वैक्सीन टीचर्स को नहीं लगी, वैक्सीन टीचर्स को क्यों नहीं लगी, मैं अनामिका जी आपको बताना चाहूंगा, मेरी शाम में ही आज एक टीचर से बात हो रही थी, उनके पास कॉल जा रही है कि आप बूस्टर डोज लगवाइए। आज ये कह रहे हैं कि टीचर्स को वैक्सीन नहीं लगी। क्या बातें कर रहे हैं जनाब, आप बताइए तो किस टीचर को वैक्सीन नहीं लगी? अगर आपके घर में कोई है, बहुत कम वक्त है, मात्र 1 मिनट बचा है, 10 सेकंड दे पाऊंगी। 6 गेस्ट है हमारे साथ। टीचर है 10 सेकंड, खाली चाल का 10 सेकंड, अपनी बारी में बोली नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगी। हाँ चौधरी जी, 20% टीचर्स है जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगाए, ये सरकार का आंकड़ा है। आप ये नहीं कहिए कोई बताइए यहाँ या कोई चौकीदार नहीं लगाए, ढंडोरा पिटते हुए। सरकार का रिकॉर्ड है 20% लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, और 9 से 11 वर्ष के बच्चे को 9 से नहीं लगा। क्या सरकार का आंकड़ा ये है कि टीचर्स को नहीं लगा? नहीं लगा। आप बताने को नहीं लगा। जब ऑफिस में जाने से पहले भाई सरकार का हो गया नहीं, जब आप अपनी बारी में दीजिएगा। विवेक चौधरी रुक जाए, नरेश सैनी 10 सेकंड जल्दी से, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार का आंकड़ा है 20% टीचर को नहीं लगा है। सरकार के आंकड़े पूरे देखा कीजिए। अपनी बारी में नरेश सैनी 10 सेकंड सर, 10 सेकंड बोलिए। सरकार को ब्लॉक लेवल पे कमेटी बनानी चाहिए, वहाँ पर पता लगाना चाहिए कि भाई ये क्या है। उसमें एक प्राइवेट टीचर्स कोई होना चाहिए, उसके अंदर जैसे कि कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक अभिभावक, उनको कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। डॉक्टर नहीं होने चाहिए? डॉक्टर की टीम हमेशा डॉक्टर। चलिए ठीक है, राजदीप यादव जी 10 सेकंड, क्या चाहते हैं सरकार से? शिक्षा मंत्री के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मैडम बिल्कुल मैं एग्री हूँ, स्कूल खुलने चाहिए, और मैंने कभी नहीं कहा कि नर्सरी से लेके सारे बच्चों का खोल दीजिए। वो एक सुझाव लिए जाएं लोगों से, और 50% के साथ खोलें, या कुछ एटलीस्ट बच्चों को कुछ जाने की आदत दोबारा लगे जो बीच में छूट गई है। कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं चाह रहे कि एक तरह से सारे बच्चे नर्सरी से लेके सारे बच्चे एक साथ चले जाएं। ठीक है, विवेक वो स्कूल प्रशासन डिसाइड करे, वो सरकार डिसाइड करे कि कैसे करना है ताकि ये फैलेना। विवेक चौधरी जी 10 सेकंड। अनामिका जी, खालिद जी ने कहा कि सरकार के आंकड़े हैं। खालिद जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार ने एक आदेश ये भी दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिस में बिना वैक्सीनेशन के नहीं जाएगा।
वो आदेश इनको देखने शायद याद नहीं रहेगी, ये देख के जानबूझ के ऑफिसर रावत जी 10 सेकंड भूल रही है। नहीं खाली आज कहीं ना कहीं ऑफिसर रावत जी 10 सेकंड जी मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं खाली जी नहीं, मैं ये फाइनल कमेंट हो गया प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है और इसमें डॉक्टर्स की टीम, अभिभावकों की टीम, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की टीम और जब विद्यार्थियों की हित की बात करते हैं तो जान और शिक्षा दोनों शामिल हैं और शिक्षा के जो मतलब इनके एसोसिएशन के जो टीचर एसोसिएशन के मेंबर्स और वो सारे आप रिपीट कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब खत्म कर दीजिए जल्दी से 10 सेकंड। विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है और उस हित में उनकी जान, उनकी सुरक्षा और उसके साथ साथ उनकी शिक्षा। इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूं, ये सारी के सारे कोविड नियम जो हैं वो साइंटिफिक वे में पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जिसमें डॉक्टर्स की टीम है वो तय करती है। इसमें कोई भी ढील दी जाती है, कोई छूट होती है या कोई सख्ती की जाती है या अमेंडमेंट होती है, वो भी वो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक शिक्षक जो हैं वो इस समय चलिए उम्मीद करते हैं कि डिबेट के आखिर तक काफी कुछ ऐसी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि तकरार की स्थिति ना बने। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है या सिलेबस को लेकर, पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पर बैठकर बातचीत की जाए, ना कि धमकी भरे लफ्जों का और लहजे का इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो पढ़ाई पर आर पार और स्कूल वर्सेस सरकार पर डिबेट आप देख रहे थे। अपडेट के लिए और दूसरी सुर्खियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।